सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो जो सीरीज बन रही है वो बन रही है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जो आपका सेमेस्टर है वो सेमेस्टर कौन सा होना चाहिए? बस आपका छठा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और चालू करने से पहले छोटी सी चीज बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, थ्योरी वाले नहीं है, मतलब खाली थ्योरी वाले, न्यूमेरिकल वाले नोट्स नहीं होते, असाइनमेंट्स होते हैं उनके। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, नोट्स आपको मिल जाएंगे श्योर थे सर। तो भाई तुमने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर दी ना, दिमाग खराब हो गया मेरा यार। तुम क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिल चुका है, जब रेगुलर वाले को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना तुम लोग। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे भाई रेगुलर वाले को क्वेश्चन पेपर मुश्किल आया था, सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो सॉल्व कर दो। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा सुनिए, तो बात करते हैं भाई, आपको जो रेगुलर वाला है ना, रेगुलर वालों के ना, आप बच्चे रेगुलर जो होते हैं वो रेगुलर जा रहे होते हैं, रेगुलर वाले स्कूल के बच्चे रेगुलर जा रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है। और जो एसएल वाला है थोड़ा सा आसान पेपर आता है। तो इतनी ज्यादा टेंशन मत लेना कि आपका पेपर इसके लेवल का आने वाला है, क्योंकि इनका पेपर हमेशा ही, मैंने देखा है हर बार ही इनका मुश्किल आता है। जो वैसे होते हैं ना एसएल वाले, उनका पेपर आसान सा आता है। तो आप नॉर्मल तरीके से पेपर आएगा, आप नॉर्मल तरीके से कर दोगे, बहुत आसान आने वाला है। बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, मतलब नॉर्मल आएगा, ठीक, इससे इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और भाई ये जो फोन है ना, फटाफट वीडियो बनानी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बगल में भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना उन्हीं का फोन है, उन्हीं से मांग के ले जाओ, क्लास खत्म होने वाली है, कभी बोल देंगे भैया जाना है अब, श्योर थे। तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पेपर मैं यहीं पे लिख दूंगा, क्योंकि फोन में मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ खाली, ठीक है। तो बात आती है पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। आपको फॉलोइंग टर्म्स बतानी थी। तो यहाँ पे एग्रीगेशन, और यानी पहली चीज है एग्रीगेशन क्या होता है वो बताना है, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी क्या होती है वो बतानी है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें बहुत छोटी है भाई। अच्छा सुनिए, इसमें 7 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, और इनमें से कोई से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। तो हर जो, अच्छा ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है सेक्शन ए के, ये 5 नंबर के हैं, और जो बी वाले सेक्शन के हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन दे दो, काम चल जाएगा आपका। तो बात आती है पहले एग्रीगेशन क्या होता है। एग्रीगेशन क्या होता है इकोनॉमी में, अगर आप किसी भी चीज का एग्रीगेशन निकालना चाहते हो तो सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, सिंपल है। और जब आप इसको समझाने जाओगे तो इसको समझाने के लिए आपको 2 डेफिनेशन देनी है, पहले एडी की और एएस की, और दोनों की डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुका हूं, सिंपल है ना। एडी क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, इट इज अ सम ऑफ टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मतलब एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एग्रीगेट डिमांड होता है, और जितने भी प्लान्ड प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो आप इस तरीके से आराम से बता सकते हो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज। तो आराम से गूगल करोगे ना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आराम से मिल जाएंगी आपको, ठीक है, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगला आता है, क्या रहा है? यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन और इसका एक और क्वेश्चन देखा था मैंने, वो सेम है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक आएगा आपका 4th क्वेश्चन। तो यानी सेकंड और 4th क्वेश्चन लगभग सेम ही है। सुनिए, यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी क्या है? ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलर वाले को करवाए जाते हैं, जो कि डीपली हैं, मतलब ठीक है, ओपन वालों को नहीं करवाए जाते क्योंकि उनका उतने लेवल का नहीं आता। और बेसिकली मैंने आपके बुक में ढूंढ भी लिया, आपके बुक में पूरे में ये टॉपिक है ही नहीं कहीं पे भी, सिंपल भाई। हाँ जी, तो आपको ना भी करोगे तब भी चल जाएगा आराम से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन समझिए यूजेस ऑफ सेविंग क्या होता है, क्या हुआ, ठीक है। चलो, तो यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भाई, ठीक है, सॉरी। तो यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब इसमें ना, मतलब कि सेविंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सिंपल ये बात समझो, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे समझाऊं आपको। बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे हमको बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो भी पैसा हम लगाते हैं वो किस किस तरीके से लगाते हैं, मतलब कि उनकी जो कॉस्ट होती है, पैसा लगाने की जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा किया जाता है पैसा लगाने पे। जैसे अगर आप किसी से पैसा मांगने जा रहे हो तो उस पे जो वो सीधा पैसा देगा वो सिंपल तरीके से नहीं देगा। अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो और आपने बोला मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप 10 करोड़ रुपए जब लेने जाओगे तो किसी सीधे तरीके से देगा नहीं, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे कि मैंने ट्रांसफर करवा रहा हूँ पैसे, और किस लिए करवा रहा हूँ वो रीजन देना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी, सिंपल है। और उस डॉक्यूमेंटेशन में खर्चा होगा, तो वो जो खर्चा होता है ना, वो सारे खर्चे यहाँ पे जोड़ जाते हैं यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी के अंदर, सिंपल है। तो यूजेस ऑफ सेविंग आइडेंटिटी कहती है कि आपको पैसे कहाँ पे बचा सकते हो, तो आपको वो सब जोड़ना है। कैसे, क्या कहाँ पे बचा सकते हो? पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया ना, बिजनेस चालू करने के लिए जो जो पैसा जहां से पैसा लाते हो उसकी कॉस्ट को जोड़ना है बस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस में कॉस्ट ऑफ डेट, डेट मतलब अगर किसी से लोन लेने जा रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो जोड़ना है आपको, उसका खर्चा जो होगा वो जोड़ना है। तीसरी चीज, और पैसा कहां से आएगा?
और पैसा कहां से आएगा? कॉस्ट ऑफ लोन हो गया, कॉस्ट ऑफ लोन प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। तो इन सब तरीकों से आप पैसा ला सकते हो, और मेन इन तरीकों से पैसा ला सकते हो। तो इनकी जो कॉस्ट है वो सारी जोड़ी जाएंगी यूजेस ऑफ कैपिटल में। सिंपल है। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूजर ऑफ एक सीन व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ यूजर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की उपयोगकर्ता लागत के 2 घटक कौन से हैं? अच्छा, पूंजी की मतलब कि वही है भाई, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ यूजर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो यूजर होते हैं उनके 2 कंपोनेंट्स बताने हैं। तो पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूजर कौन होता है? इसका यूजर होता है ये यूज ऑफ सेविंग आइडेंटिटी। आसान है। और इसके 2 कंपोनेंट बताने हैं। तो पहला कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। कोई से भी कंपोनेंट लिख दे ना, मर्जी आपकी। तो खत्म हो गया वाला टॉपिक भी। ठीक है, और आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। कह रहा है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर बताना था, ये तो तुम्हें आता ही है। मल्टीप्लायर मैंने बताया था ना, के को बोलते हैं मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, है ना। आराम से इसके बारे में कर दोगे। और भी फॉर्मूले होते हैं भाई, टेंशन मतलब 1 अपॉन में एमपीएस, 1 अपॉन में एमपीसी, इस तरीके से आप डेफिनेशन गूगल कर लेना, या फिर ये वाले बना देना। इट इज अ रेशियो ऑफ क्या बोलते हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आप आराम से कर लोगे मल्टीप्लायर के बारे में। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट। ये 5वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चौथा बता दिया ना अभी भी ऊपर कि इसके कंपोनेंट्स ये रहा और ये रहा। चौथा क्वेश्चन हो गया ये वाला। ठीक है, हाँ जी। 5वां क्वेश्चन कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में बजट सरप्लस क्या होता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको पता है? ये होती है एडी एग्रीगेट डिमांड, और ये होता है हमारा, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये होता है हमारा एएस एग्रीगेट सप्लाई, ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है और ये होता है एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पे, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो भी कब? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी जब इकोनॉमी क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है। और उस टाइम पे जो बजट सरप्लस होगा उसके बारे में बताना था आपको। व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बजट सरप्लस। तो बस बजट सरप्लस बता दो। बजट सरप्लस क्या होता है? गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बस ये डायग्राम बना देते हैं, कंसेप्ट बता देते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इक्विलिब्रियम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे बजट सरप्लस क्या होता है। सिंपल है, इसके कंपोनेंट्स आराम से। अब उसके बाद क्या रहा है छठा क्वेश्चन, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी। छठा, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी। मनी को होल्ड क्यों किया जाता है, उसके मोटिव बताइए भाई। ये जो है ना मनी वाला फंक्शन, मतलब जो लास्ट वाला चैप्टर आपका उसमें से है, होल्डिंग मनी के फंक्शंस बता दो। यानी मनी को रोका क्यों जाता है। तो पहली चीज स्पेकुलेशन के लिए, या फिर दूसरी चीज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तीसरी चीज यानी कि मनी को होल्ड क्यों करते हैं, और सेविंग करने के लिए, चौथी चीज इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, क्योंकि घरों में क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई दिक्कत आती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो पब्लिक होती है वो थोड़े थोड़े पैसे होल्ड कर लेती है घर में, क्योंकि अगर इमरजेंसी आती है तो उस पैसे को यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया भाई व्हाट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी, होल्डिंग मनी के मोटिव्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये वाला पॉइंट पूरा है ही नहीं। बॉन्ड ऑफ प्राइस और मतलब बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, मगर ये बॉन्ड प्राइस वाला कंसेप्ट ही नहीं है, और इनके साथ रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, और ना मैं आपको कहता हूँ पढ़ो। समझ में आया? जो कंसेप्ट में है, जो पेपर में आ रहा है वही चीज करो, तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आया? ये रेगुलर वालों के लिए, रेगुलर वालों को थोड़ा सा ज्यादा जाता है। ठीक है, डीपली पूछ लेते हैं कुछ टॉपिक, आपके में नॉर्मल आएगा। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, अब चालू होते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। ठीक, व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स, आपको पहले मैक्रोइकोनॉमिक्स बतानी है। उसके बाद मेंशन द इशू ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स एड्रेस। ये सब गूगल पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं कि पेपर मुश्किल आ गया या फिर वो आ गया, वो कह रहा है पेपर में भी गूगल पे ढूंढ लेंगे। अरे नहीं, तैयारी तो आपको अभी करनी पड़ेगी ना। और मैं बोर्ड पे आंसर पूरा तो लिख के दिखाऊंगा नहीं, तो आराम से कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वहां पे पता करो। बस ये लिख बता रहा हूँ किसके अंदर क्या करना है। पहली चीज आपको देनी है मैक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और ये बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सुनिए, कह रहा है मैक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, आगे कह रहा है मेंशन इश्यूज ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स दैट मैक्रोइकोनॉमिक्स एड्रेस। मैक्रोइकोनॉमिक्स में कौन कौन से इशू होते हैं वो आपको बताने हैं। तो इशू मैक्रोइकोनॉमिक्स कौन से, पहले तो डेफिनेशन लिख देना आराम से, उसके बारे में बता देना। ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के इश्यूज, पहली चीज अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ा था ना बचपन में, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए। दूसरा ग्रोथ
ऑफ जीडीपी, जीडीपी की ग्रोथ कैसे की जाए। तो आपको इसमें पहले ऐसे नहीं सीधा ग्रोथ तो जीडीपी लिख दिया और कंसेप्ट खत्म, नहीं, तो पहले आप यहाँ पे समझाओगे जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, और हम उससे ग्रोथ कैसे चाहते हैं जीडीपी से, समझ में आया। हाँ जी, जैसे आपको पता है ना हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस होती है, यानी कि इस तरीके से चल रही होती है, तो हम ऐसे ग्रोथ नहीं चाहते कि कभी डिफ्लेशन में जाए, कभी इन्फ्लेशन में जाए, मतलब कभी महंगाई हो जाए, कभी मंदी हो जाए, नहीं, हम चाहते हैं ट्रेंड में ग्रोथ करे, मतलब कॉन्स्टेंट वे में ग्रोथ करे, सिंपल है। तो इस तरीके से आप बताओगे, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तीसरा पॉइंट सुनिए, उसके बाद और भी पॉइंट्स बताने, मतलब कि और क्या है, इन्फ्लेशन। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, आराम से आपको मिल जाएंगे नंबर। उसके बाद क्या रहा है, अच्छा ये न्यूमेरिकल्स है, ये तो न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है यार पहले से, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं यार ये भी, तुम भी तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है कितनी, 66,000, और उसके बाद आपको रियल जीडीपी दे रखी है जो कि कितनी है, 62,000, और उसके बाद आपको कह रहा है डिफ्लेटर निकालो। अब नकली क्वेश्चन, तो डी बराबर में एन बटे में आर मल्टीप्लाई में 100 होता है, तो ऊपर लिख देना 66,000, नीचे आ जाएगा 62,000 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, प्लीज कैलकुलेटर पे कर लेना, ये कैलकुलेटर पे होगा, गूगल पे नहीं होगा, ये कैलकुलेटर पे होगा, ठीक है। अच्छा, तो अरे बच्चे हैं भाई कुछ, तुम तो होशियार है, तुम तो कर लोगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं ये भी, कह रहा है फाइंड द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टोटल, अच्छा ये स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेंडिंग है शायद, ठीक है, लिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कुल स्पेलिंग ही लिख दिया, ये गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं लगता है। लिस्ट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्पेंडिंग, तो आपको टोटल स्पेंडिंग बतानी है इसमें, TOTAL टोटल स्पेंडिंग, टोटल स्पेंडिंग के कंपोनेंट्स बताने हैं कि गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है तो वो वहां पे कौन कौन सी जगह पे खर्चा करती है, तो आपको बताना है। अरे टोटल स्पेंडिंग है कहां पे खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट डिमांड करती है उन्हीं चीजों पर खर्चा करेगी ना। और 4 कंपोनेंट कौन से, पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर खर्चा करती है, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जिसे बोलते हैं हम। तो इन 4 चीजों पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो आपको टोटल स्पेंडिंग में ये 4 कंपोनेंट बताने हैं। मतलब ऐसे, पहला कंजम्पशन, उसको बताओगे क्या होता है, क्या क्यों करती है, इन्वेस्टमेंट ऐसे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस तरीके से एक्सप्लेन, फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, फिर एक्सप्लेन, समझ में आया। हाँ जी, तो ऐसे एक्सप्लेन करके आना है, कभी तुम्हें फ्लो में चले जाओ ऐसे ही। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे क्वेश्चन उतर रहे हैं ना, ठीक। सुनिए, पेपर आसान है, बस तुम फ्लो में देखते हो ना पहली बार में, तो दिमाग में वो उतर जाता है कि पेपर मुश्किल है, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ध्यान से, क्या रहा है, गिव 2 इक्विवेलेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, ठीक है, इक्विलिब्रियम बताना है बस। यूज द डायग्राम टू शो हाउ द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव। ये क्वेश्चन पूछोगे क्या तुमसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा डिमांड, सॉरी ये सप्लाई है, ये रही डिमांड, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे प्राइस फिक्स होता है, यहाँ पे जीडीपी आ जाती है, ठीक है, या फिर आप इंटरेस्ट रेट कह सकते हो, इसे इंटरेस्ट रेट भी दिखाते हैं इधर कई बार, ठीक है। यह आ गया आपका इक्विलिब्रियम, तो हमने इक्विलिब्रियम बता दिया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है वो बताना है। अब इसमें क्या है भाई, वो बताना है, अगर डिमांड अगर बढ़ गई, जैसे एडी अगर बढ़ गया तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेंगे, अगर एडी अगर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेंगे, और अगर एडी अगर घट गया तब इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेंगे, ये मैंने बताया था ना। अगर एडी बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, मतलब हमारी सप्लाई कम है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। एएस बढ़ गया यानी सप्लाई ज्यादा है तो प्रोडक्शन क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर आपने 12वीं की बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बता रखा है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जब मैंने बताई थी तब मैंने इनका केस स्टडी वाला नाम दिया था, सिंपल है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से था, केस स्टडी वाला नाम बता देता हूँ, एडी और एएस के तरीके से। कहां गया, हाँ जी, ये रहा एएस, ये रहा एडी एग्रीगेट डिमांड, ये पहुंच गया इक्विलिब्रियम पहुंच गया। अब क्या रहा है, एडी अगर ज्यादा हो, एडी ज्यादा हो मतलब कहां पे होगा, हम इस एरिया में होंगे क्योंकि एडी ऊपर है और यहाँ पे एडीएस नीचे है, तो हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, इतना। हमें इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप आराम से समझा दोगे इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। दोनों डायग्राम बना देना इक्विलिब्रियम पहुंचाने के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है बजट सरप्लस क्या होता है और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेज ऑन बजट सरप्लस। भाई ये पूरा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बजट सरप्लस क्या होता है, पहले तो बजट की डेफिनेशन दे देना, बजट क्या होता है। उसके बाद बजट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बजट सरप्लस, एक बजट डेफिसिट, और एक होता है बजट बैलेंस, ठीक है, जिसमें करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए, तब इसको बैलेंस बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम सरप्लस में, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेफिसिट में। तो हमें सरप्लस वाला बताना है, और सरप्लस वाले में क्या बताना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेज ऑन बजट सरप्लस।
गवर्नमेंट अगर परचेज करती है तो फिर उससे बजट सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि डिमांड बढ़ जाएगी इससे। गवर्नमेंट परचेज कर रही है ना, गवर्नमेंट परचेज, भाई गवर्नमेंट परचेज मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसका कंपोनेंट है, एडी का। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा परचेज करेगी तो एडी बढ़ जाएगा हमारा, और जैसे ही एडी बढ़ता है, एडी बढ़ने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो ये रहा आपका एएस, ये रहा आपका एडी, और एडी बढ़ने से एडी हमारा ऊपर पहुंच गया, और अब इक्विलिब्रियम जो था हमारा कहां पे चला गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारी जो जीडीपी थी वो बढ़ जाएगी और जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो भी बढ़ जाएगा। सिंपल, इस तरीके से आपको बताना है आराम से। आगे चलते हैं, कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी विल बी, अच्छा ये न्यूमेरिकल आ गया भाई, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इसी में था, वो ये थर थर कांप रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लिया तो, अरे तुम प्यारे बच्चे हो यार, तुमसे थोड़ी ना हुआ ऐसा, है ना भाई। मैंने जितने भी पेपर के क्वेश्चन करवाए थे तुम्हारे एसओएल वाले थे, रेगुलर वाले नहीं थे, तो इसमें एक कंपोनेंट बस एक्स्ट्रा दे दिया और तुम डर गए। देखो भाई क्वेश्चन वहां पे उतार रखा है बगल में, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बाद में मेरे को मत कहना कि मेरे को मैंने दिया नहीं, तो लिखते हैं फटाफट से। हमें पता है ना, हमें पता है कि एडी बराबर होता है एएस के इक्विलिब्रियम का। जब भी क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो है ही नहीं, और यहाँ पे हो गया वाई, ठीक है। अच्छा तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे दे रखी है 50 जमा में 0.8 वाई डी, और प्लस में आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है 70, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200, और बराबर में वाई लिख दिया। सिंपल है। अच्छा मैंने आपको सिखाया था वाई डी जो होता है वो कैसे निकलता है, मैंने बोला था वाई माइनस में टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल रिटर्न भी दे रखा है, तो टोटल रिटर्न मतलब टोटल रेवेन्यू भी दे रखा है, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो वाई डी का फॉर्मूला क्या बनेगा इस बार, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। वाई के फॉर्मूले में टोटल रेवेन्यू जुड़ जाएगा और माइनस करेंगे फिर टैक्स, ठीक है। बस इतना सा करना था, आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चालू करते हैं। तो ये हो गया 200, 270, 270 और 50 हो गया 320, तो ये हो गया 320 प्लस में 0.8, तो 0.8 ब्रैकेट में वाई डी है। वाई डी का फॉर्मूला अभी भी सिखाया, यानी क्या, वाई प्लस में टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 100, ठीक है ना, और प्लस सॉरी माइनस में है, तो माइनस में कितना है टैक्स 0.20 वाई, तो 0.2 वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ गया वाई। सिंपल था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 0.8 को अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो गया 320 जमा में 0.8 वाई जमा में 80 माइनस में 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, यानी 0.16 वाई बराबर में वाई। वाई वाले एक तरफ जोड़ने हैं और बिना वाई वाले एक तरफ जोड़ने हैं, और इन सबको ले जाता हूँ पहले। तो 320 और 80 कितना हो गया 400, और ये हो गया वाई माइनस में 0.8 वाई और प्लस में 0.16 वाई, और इसको सॉल्व कर देते हैं। 80 चला गया, इसमें से बच गया 0.2, 2 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 36, तो 0.36 वाई बराबर में 400, और इसको लाके डिवाइड कर देना, तो वाई की वैल्यू आ गई 0.36 बराबर में वाई। सिंपल था भाई। अब इसको कर लेते हैं एक बार, कहाँ गया कैलकुलेटर, तो 400 डिवाइड बाय 0.36, तो ये आ गया भाई 1111.1 बार बराबर में वाई की वैल्यू, तो ये आ गई आपकी वाई की वैल्यू 1111, ठीक है। अब सुनिए, ये तो था आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगी आपकी, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके बाद पूछा गया बजट सरप्लस निकालिए। तो बजट सरप्लस कैसे निकलता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई, तो क्वेश्चन करवाने के बाद देखा स्टोरेज भर चुकी है और टाइम हो चुका है जाने का, तो फटाफट से खत्म कर देते हैं किसी तरीके से आपका क्वेश्चन। और मैं भूल भी गया कहाँ तक बनी है कहाँ तक नहीं बनी, बाद में देख लेंगे आपका, ठीक है भाई। तो आते हैं अगले टॉपिक पे। मान लेते हैं इसका बी पार्ट जो है वो क्या था, आपको क्या निकालना है उसमें, आपको निकालना था उसमें बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट करती है। तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट की दे रखी है हिसाब से आपको कितनी 100, माइनस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि मतलब गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया जो कि कितना था 200 रुपए, तो ये आ गया माइनस का 100, यानी गवर्नमेंट ने कितने का लॉस कर दिया 100 रुपए का लॉस कर दिया, जिसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट में आपका उसके बाद क्या रहे, सपोज दैट टी इंक्रीज टू 2.25, यानी कि जो आपका टैक्स है ना वो बढ़ गया। पहले अभी क्वेश्चन में जो था वो कितना था 0.2 था, अब टी की जगह क्या लिखना है आपको 0.25 मल्टीप्लाई द न्यू इनकम, आपको वाई निकालना है। तो बस पहले आपने जो 0.2 लेके किया था, अब आपको वो करना पड़ेगा 0.25 लेके। तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें 111 आपका आंसर आया था, इस बार 2 मतलब टैक्स की जगह 0.25 लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपका खत्म, ये वाला 5वां। आगे चलते हैं, बात क्या आती है अब। अच्छा, ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, और इसके आने के चांसेस भी हैं।
ठीक है, तो ध्यान से समझना नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। छठा क्वेश्चन क्या रहा है, क्या रहा है, डिफाइन द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट रिड्यूस द इंपोर्ट इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ ओपनिंग इकोनॉमी व्हाइल द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ की तरफ से हेल्प क्लियर करना है, मैं पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ होता क्या है। समझो नेट एक्सपोर्ट, कुछ बच्चे क्या भी रहते हैं भैया नेट एक्सपोर्ट वाला फंक्शन मिला ही नहीं हमें कहीं पे, तो भाई बहुत सिंपल है यार, इतना कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है इसमें, सिंपल है ना। अब सुनिए नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, नेट एक्सपोर्ट निकलता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। एक्स मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, एम मतलब क्या होता है इंपोर्ट, सिंपल है। अब चालू करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जीडीपी हमारी है, जीडीपी कितनी है 0, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। अब सुनिए जो एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट मतलब होता है माल बेचना, हम कितना माल बेच रहे हैं। अब सुनिए हम कितना माल बेचेंगे, जितना सामने वाले मांगेंगे, तो क्या हम डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना दूसरे देश वाले मांग रहे हैं क्या उनकी डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम कंट्रोल कर सकते हैं खाली सप्लाई को, सिंपल है ना। अब इंपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको माना जाता है कांस्टेंट। एक्सपोर्ट को क्या मानते हैं हम हमेशा कांस्टेंट, यानी मान लेते हैं एक बार कि ये 200 है तो हमेशा कितना रहेगा 200, तो हमारा लेवल कोई सा भी हो हमेशा एक्सपोर्ट कितना मान लेते हैं हम हमेशा कांस्टेंट यानी 200, ठीक है। मेन जो डिफरेंस आता है वो इंपोर्ट की वजह से आता है। क्या इंपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इंपोर्ट मतलब होता है जो हम विदेशों से सामान खरीदते हैं। अब जो विदेशों से सामान खरीदते हैं हम वो तो कंट्रोल कर सकते हैं ना कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही क्या कि हम प्रेफरेंस हम अपने इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रेफरेंस को चेंज करते हैं, तो इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि अपने देश की बात है वो, तो इंपोर्ट जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से जो इंपोर्ट है वो कैसे निकलता है, इंपोर्ट निकलता है ए बार प्लस में, ए बार मतलब होता है ऑटोनोमस, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोनोमस में आपको जोड़ना पड़ेगा क्या 0 पॉइंट क्या मान के चले, क्योंकि वो इनकम के साथ बढ़ती है ना, जैसे जैसे हम इनकम ज्यादा कमाते हैं हमारे देश के लोग ज्यादा पैसा मतलब चीजें मांगने जाते हैं। जैसे आप देखो कोई गरीब इंसान है तो देश की चीजें खरीदेगा, लेकिन जैसे जैसे वो इनकम बढ़ाते जाता है, अपनी इनकम बढ़ाते जाता है, तो वो विदेशी चीजें लाने चालू कर देता है। कभी कोई आईफोन लेके आ रहा है विदेशों से, कभी मर्सिडीज BMW ये सब चीजें लेके आ रहे हैं विदेशों से, इसमें इंपोर्ट डिपेंड करता है इनकम के साथ। तो इसका जो बनता है फॉर्मूला वो बनता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। जैसे वो था ना MPC, सेम उसी देखिए इनटू में वाई मतलब किसको मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जीडीपी को वाई, सिंपल है। जैसे आपने सीखा ना सी का फॉर्मूला क्या था, सी बार जमा में बी वाई, सेम उसी तरीके से इंपोर्ट का है, ए बार क्या है कांस्टेंट इंपोर्ट, समझ में, ऑटोनोमस इंपोर्ट, इसे क्या बोलते हैं ऑटोनोमस इंपोर्ट, और इसे बोलते हैं MPC। अच्छा मैं इसको 0 मान लेता हूं, इसको बोलते हैं जैसे वहां पे MPC था बी, तो ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ मनी, ठीक है, यानी मनी कह रहा हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट, ये M क्या है इंपोर्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है वो इंपोर्ट की और इनटू में वाई हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं 0.2 है, ठीक है, इंपोर्ट की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 100 गुना में 2 कितना हो गया 20, 200 गुना में 2 40, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि इंपोर्ट इस तरीके से चेंज होता है। तो अगर आप चेक करो डायग्राम कैसे बनेगा, एक्सपोर्ट तो आपका फिक्स रहेगा, ये आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है, नीचे जीडीपी, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, और इंपोर्ट जो आपका वो इस तरीके से बनता है, ये इंपोर्ट है आपका, ये एक्सपोर्ट है और ये क्या है इंपोर्ट, बन गया। अब समझो इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट कैसे बनेगा, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, यहाँ पे लिख रहा हूं नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, यानी 200 में से 0 गए 200, 200 में से 20 गए 180, 200 में से 40 गए 160, उसके बाद 140, 120 और उसके बाद 100, यानी आप देख रहे हो लगातार गिरते जा रहा है। तो सेम आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे गिरता हो, पहले इसको लाइन दे देना यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद आप गिरा दो, सिंपल भाई। तो ये बन गया आपका नेट एक्सपोर्ट। तो इनमें कैसा रिलेशन होता है, हाँ जी, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कैसे रिलेशन, देखो इंपोर्ट तो बढ़ रहा है और नेट एक्सपोर्ट घट रहा है, यानी कि इनमें होता है इनवर्स रिलेशन। और अगर बात करी जाए MPM और एक्सपोर्ट में, ये सॉरी इंपोर्ट में, MPM और इंपोर्ट में कैसे रिलेशन होता है, तो उसमें भी नेगेटिव रिलेशन होता है, समझ में आया, क्योंकि इंपोर्ट जितना ज्यादा होगा, ये जो है मतलब MPM जितना ज्यादा होगा इंपोर्ट उतना कम, और MPM जितना कम होगा उतना इंपोर्ट क्या हो जाएगा ज्यादा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो आप आराम से डायग्राम बना के या फिर टेबल बना के उसको समझा सकते हो किस तरीके से नेट एक्सपोर्ट काम करता है और कैसा रिलेशन होता है बाकी चीजों के साथ। तो बस यही था, आपको डायग्राम बनाना था, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना था इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं। ये इक्विलिब्रियम भाई, ये इक्विलिब्रियम जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जहां पे ये 0 आ जाएगा ना नेट एक्सपोर्ट, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं,
अच्छा 7वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। अबे ये क्वेश्चन तो करवा रखे हैं मैंने ओपन इकोनॉमी वाला, जो देखो ये प्लेलिस्ट है, मतलब ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने समझा रखा था कि फाइनेंशियल मार्केट बता देता हूँ। ये जो डिमांड है वही है, डिमांड और सप्लाई को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, उस हिसाब से मनी सप्लाई के हिसाब से आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा उन्हें, ठीक है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड के हिसाब से बता रखा है मैंने वीडियो के अंदर, उतना करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके सिलेबस में उतना डीपली नहीं पूछते जितना आपने कर रखा है, ठीक है, वैसे आपने कुछ भी नहीं किया, सॉरी। और शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मनी मल्टीप्लायर बता दो। अबे एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछोगे, बताया तो अभी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो इस बार कह रहा है मनी मल्टीप्लायर, वही के का फॉर्मूला बताना है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई बोलते हैं। और उसके बाद इफ चेकेबल, इसकी भी वीडियो बना रखी है भाई, शायद उसी वीडियो में या फिर अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं ढूंढ के दे दूंगा ये रही वीडियो इसकी, समझ में आया? इसमें मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन, और मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आता ही है, समझ में आया? हाँ जी, जिसमें मैंने लिखवाया था आपको ये वाला याद है? नहीं, थोड़ा सा अलग है ये वाला। इसमें था यहाँ पे LRR, यहाँ पे था आपका क्या नाम था उसका, क्या नाम था, लोन, और यहाँ पे था इनिशियल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट इसमें दे रखी है कितनी, 0, और उसके बाद रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, मतलब रिजर्व रेशियो कितना रखा है, ये रिजर्व रेशियो ये देखा है 0.1, समझ में? और लोन दे रखा है आपको, लोन के हिसाब से करना है, मतलब टेबल बना के, जैसे मैंने इनिशियल डिपॉजिट साइड उसमें 1000 ली थी क्वेश्चन के अंदर, इस बार आपको 0 दे रखी है, तो मतलब फिर आपको 0 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल है भाई, मैंने पूरी टेबल सिखा रखी है, आप इस वीडियो में जाइए आराम से देख लो, कर लोगे आराम से, और कुछ रह ही नहीं गया इसके अंदर। मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन था, मतलब के वाला, के का फॉर्मूला क्या होता है इस वाले में, 1/में LRR, समझ में? हाँ जी, ये सब क्वेश्चन करवा रखे मैंने, तो आप आराम से कर लोगे। पेपर आसान था, तुम्हें देखने में लग रहा है कि वो मुश्किल है, वरना उतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। और बल्कि एसएल वालों को तो इससे भी आसान आता है। तो भाई आराम से टेंशन फ्री होकर जाना, एग्जाम में 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ना, आपका हो जाएगा आराम से। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई वीडियो बनाने की जरूरत है, अगर आप इस बार परेशान भी करोगे तब भी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना? हाँ जी, तो आप कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही कुछ कह लो, मैंने भी बनाने वाला वीडियो सारी चीजें समझा दी है, सारे कंसेप्ट करवा दिए, सिंपल है। तो ये लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया। अगर आप ये पेपर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हो पेपर कौन सा था, किस तरीके का था। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। भाई ये बोलना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मेरा काम इसी से चल रहा है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलो फिर।